हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस के करंट अफेयर्स पीटी 365 2021 के लिए जो अपडेटेड मटेरियल है फ्रॉम फेब टू अप्रैल उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 4 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो मैं प्रसन्ना वर्मा आपको सब बताऊंगी, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अब हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में समझ रहे हैं। जैसे कि पहली न्यूज है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर उससे भी इंटरेस्टिंग मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अनअकैडमी के अंदर प्राइज वीक चल रहा है स्पेशल वाला, जिसमें 10% से ऑलरेडी कोर्सेज इनके कम हो रखे हैं और अगर आप सिर्फ आईएएस कोड को यूज करोगे 10% और कम ले लोगे। बिलीव मी गाइस, डोंट स्किप दिस। कभी भी प्राइस हाइक हो सकता है। लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड हो रहे हैं। रेज हैंड ऑप्शन, पहले रेज हैंड ऑप्शन को समझिए भाई। इससे ज्यादा क्या चाहिए कि लाइव क्लास में जहाँ पे इतना हजार बच्चा देख रहा हो उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं अपने फेवरेट एडुकेटर से। बेस्ट चीज है। प्लस में आपको इतना कुछ मिलेगा, इकोनिक में आपको सब कुछ मिलेगा। और लोन मैं जो बता रही थी कि भाई लोन अगर यूपीएससी के लिए चाहिए तो अनअकैडमी हैसल फ्री तरीके से, बिलीव मी, मेरे स्टूडेंट्स ने लिया है एंड इट इज वेरी इजीली गिवन। सिर्फ आईएएस का कोड यूज करेंगे तो इसमें भी डिस्काउंट पा जाएंगे 10% का। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ले, जिसमें आपको 20 बुक्स भी फ्री मिल रही है। 10,000 रुपए की है ये, देखिए। लेकिन 1 साल से ऊपर के सब्सक्रिप्शन में फ्री में दे देंगे आपको ये, है ना। ये बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई है। उसके साथ देखिए कि यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीज कि ये अनअकैडमी स्कॉलरशिप भी दे रहा है ना। या देखिए, ऐसे ऐसे रैंक आएगी, ये आपको मिलेगा। बस यू हैव टू यूज माई कोड सिर्फ आईएएस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आई बात? चलिए, तो अब यहाँ पे बैक टू टॉपिक आते हैं और देखते हैं गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि 6th मीटिंग जो कि गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये खबरों में आ गई। काउंसिल ने कहा कुछ कदम उठाने की बात करी ताकि जो हमारा देश भारत है वो एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन जाए। जैसे कि भाई हमारा बर्डन वगैरह कम हो, हम कुछ रिफॉर्म्स ला सकें स्टेट लेवल पे, है ना। हम लॉजिस्टिक को और इम्प्रूव कर सकें, हम एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकें अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन के थ्रू, और भाई हम जॉब्स को क्रिएट करें, मेन बात। तो बात आती है कि मैम अब आप गवर्निंग काउंसिल, ये जो नीति आयोग की, इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, ये जो गवर्निंग काउंसिल के अंदर लोग होते हैं उनके बताएं। इसके अंदर प्रधानमंत्री हमारे देश के, चीफ मिनिस्टर होते हैं सारी स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के, जिनके अंदर जिनके पास लेजिस्लेचर होता है वहाँ के। उसके बाद ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, और जो स्पेशल इन्विटीज हो वो होते हैं। तो ये सारे लोगों से मिलकर बनती है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। काम क्या है, फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ये है कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करती है जहाँ पे इंटर सेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल, फेडरल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है ताकि जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है उसे और तेजी में इम्प्लीमेंट किया जा सके। एक बहुत ही प्रीमियर बॉडी है जिसको काम ये दिया गया है कि आप शेयर्ड विजन को इवॉल्व करो नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को लेके। भाई कि देखो, सबका अपना अपनी सोच होती है ना, तो नेशनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पे रख के अपनी अपनी सोच बताओ। सेक्टर्स कैसे आगे आगे आएंगे, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी इसमें, कैसे स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करा जाए ताकि जो डेवलपमेंट एक नैरेटिव बनाए वो सबके तरफ हो। जैसे आज कैसा होगा, है ना, सब कुछ होगा। तो टोटल ऑफ 6 मीटिंग्स अभी तक हो चुकी हैं और नीति आयोग के पास यह है कि भाई आप फॉस्टर करो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव, है ना। कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाना ही है, कैसे बढ़ाओगे भाई? स्ट्रक्चर एक सपोर्ट इनिशिएटिव हो, मैकेनिज्म हो स्टेट के साथ में कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए बीच में, है ना। स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी तो एक स्ट्रॉन्ग नेशन होगा, क्योंकि हमारा नेशन भाई स्ट्रॉन्ग स्टेट्स के साथ मिलके ही बनेगा, है ना। तो इतनी सारी स्टेट स्ट्रॉन्ग होगी, अपना देश स्ट्रॉन्ग होगा। वही प्रिंसिपल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसमें ये है कि हम ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजिक जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क का, प्रोग्राम्स इनिशिएटिव का, और इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे कि भाई इसमें प्रोग्रेस हो रही है, एफिकेसी है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इंडिया जो है इसने इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इंडिया इज रिलीज सॉरी इंडेक्स, आई एम सो सॉरी, ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसे रिलीज किसने किया है? इसे रिलीज करा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और ये जो
अभी की करंट स्टेट है ना डेमोक्रेसी की वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे ही वर्ल्ड के अंदर, मतलब 167 कंट्रीज में जो करंट स्टेट है डेमोक्रेसी की, वो ये दिखाता है। क्या नाम है? डेमोक्रेसी इंडेक्स। कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। नाम यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि एक बार दिमाग में जरूर आ जाए कि मैम ने लिखा था। इकोनॉमिस्ट, उसके साथ इंटेलिजेंस और ये यूनिट। ठीक है। इंडिया की रैंक ना 2 प्लेसेस से पीछे हो गई है, मतलब ये अब 53rd पोजीशन पे हम लोग आ गए हैं इन 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स में, वाइल नॉर्वे ने इसके अंदर टॉप करा है। जो डिक्लाइन हुआ है ना हमारे इस इंडेक्स के अंदर, ये कहते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हुई है अथॉरिटीज के द्वारा, क्रैकडाउन हुआ है ऑन सिविल लिबर्टीज, तो इस वजह से जो है हमारी रैंक भी पीछे आई है। 167 कंट्रीज में इंडेक्स ने 23 कंट्रीज को क्लासिफाई करा है एज फुल डेमोक्रेसीज, है ना, 52 को एज फ्लॉड डेमोक्रेसीज एंड 35 को एज हाइब्रिड रिजाइम्स एंड 57 को एज अथॉरिटेरियन रिजाइम्स। तो इस तरह से डाला गया है, बल्कि हमारी तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है ना, सबसे बड़ी है, तो हमें तो और अच्छी रैंक लानी चाहिए। अब इंडिया जो है इसे फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर डाला गया है। ठीक है। अलॉन्ग विद कंट्रीज यूएस, फ्रांस, ब्राजील वगैरह के साथ में। तो ये हमने बात करी डेमोक्रेसी इंडेक्स और कौन से रिलीज करता है इसके बारे में। फिर बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो ये इसके बारे में क्या है, देखते हैं कमिश्नर्स के बारे में। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो इंडिपेंडेंट पर्सन्स हैं एंड नॉट सर्विंग द ब्यूरोक्रेट्स शुड बी अपॉइंटेड एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट पर्सन्स जो सर्व ना कर रहे हो एज अ ब्यूरोक्रेट्स, ये अपॉइंट हो सकते हैं एज अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। उसके साथ चीफ इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशंस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जो कुछ सर्विस कंडीशंस को यहाँ पे फॉलो करती हैं, है ना, और उनकी कुछ जरूरी बातें होती हैं। आपको बताना चाहती हूँ किस तरीके से क्या होता है। देखिए, ऐसे समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक सपोज करिए एक चार्ट बना हुआ है ना, ये तो बड़ा ही ज्यादा वाहियात सा चार्ट बन गया, चार्ट नहीं बनाते हैं, है ना। सपोज करिए ये है इंस्टीट्यूशन, जिनके बारे में आपको बताना है मुझे सब कुछ। ठीक है, ये हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करी, जो कि आर्टिकल 324(2) ऐसे लेते हैं। उसके साथ यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करी हमने, है ना, ये सब ऐसे ऐसे है। इलेक्शन कमिश्नर्स आर्टिकल 324, यही सबसेक्शन 2। फिर हमने बात करी यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, आर्टिकल नंबर 243 की। तो इंस्टीट्यूशन देखिए, बाय अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का कौन करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नर। फिर यहाँ पे देखिए, रिमूवल की बात करूं अगर मैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल वैसे ही होता है जैसे कि एक जज का सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो रिमूवल होता है वो सेम वैसे ही होता है जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। इसका मतलब वैसे ही जैसे कि भाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, आई एम सो सॉरी, ये जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनका जो होता है, इनका जो रिमूवल होता है ना, एक चीज यहाँ पे माइंड कर लीजिएगा कि इनका जो रिमूवल होता है वो होता है जैसा भी रिकमेंडेशन दें ये चीफ इलेक्शन कमीशन, इनके हिसाब से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से इनका रिमूवल होता है। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होता है वो यहाँ पे जैसे कि जज का रिमूवल होता होगा ना, वैसे ही रिमूवल होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था वो समझ लीजिएगा कि इनका जो पहले वाले का जो रिमूवल होता है मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो वैसे ही होता है जैसे कि जज का सुप्रीम कोर्ट के। इलेक्शन कमीशन का जो रिमूवल होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल उस पे होता है, रिकमेंडेशन पे होता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो रिमूवल होता है वो जैसे कि जज का रिमूवल होता है वैसे होता है। फिर बात आती है टेन्योर की, कब से कब तक काम करते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 65 साल की उम्र तक या फिर 6 साल तक, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, और
यहाँ पे भी सेम हाल है, 65 साल की उम्र तक या 6 साल तक, जो भी पहले हो जाए। और यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट क्या रूल्स हैं। फिर मैंडेट देखते हैं, तो ये क्या है भाई, काम ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन करवाते हैं फॉर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर के भी सेम फंक्शन होते हैं जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है ये इलेक्शंस करवाना म्युनिसिपल बॉडीज के और पंचायत के आर्टिकल नंबर 243 ZA के तहत। ठीक है, तो ये कुछ बात है जहाँ पे कंफ्यूजन था, मैंने वहां पे रिपीट कर दिया 2-3 बार। अब देखिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी, बहुत इसके बारे में आपने सुना होगा, आइए डिस्कस कर लिया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है ये यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी। इन ऑफिसेस में बायलिंगुअल पॉलिसी एप्लीकेबल होगी, जैसे कि ऑफिशियल एक्ट, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है उसके हिसाब से काम होगा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को पहली बार सेंटर के द्वारा डिवाइस करा गया था थ्रू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के तहत। पॉलिसी में ये था कि स्टेट्स जो है वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, बहुत फेमस है, उसे इंप्लीमेंट कर सकती हैं फॉर द सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, है ना, कि भाई जो भी चाहे वो तीसरी लैंग्वेज जो भी चाहे वो इंप्लीमेंट कर ले अपने अपने यहाँ। अब 3 लैंग्वेज में कौन कौन आ रही थी कि हिंदी, है ना, या किसी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, साथ में एक इंग्लिश, और तीसरी हो गई रीजनल लैंग्वेज, है ना, उस पर्टिकुलर स्टेट की जो भी रीजनल लैंग्वेज हो। तो ये था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के बारे में। समझते हैं क्या है। देखिए केस को फाइल करा गया इस एक्ट के तहत फॉर ड्रेपिंग ट्राई कलर ओवर बॉडी ऑफ अ फार्मर हु हैड डाइड ड्यूरिंग द फार्मर्स एजिटेशन। अब आप जानते हैं कि किसान विद्रोह चल रहा था वहां पे बहुत ज्यादा, और जब हुआ क्या कि उसी में ही इसी एजिटेशन के टाइम पे क्या हुआ कि एक फार्मर की डेथ हो गई, तो उसको क्या करा कि उसको तिरंगे से यहाँ पे उन्होंने पूरा पूरा ड्रैप करा, लपेट दिया। तो इस पे ये बात आ गई। एक्ट के तहत क्या था कि पेनाल्टी लगती है, पेनलाइज किया जाता है अगर आप कोई भी इंसल्ट करते हो हमारे इंडियन नेशनल सिंबल्स की, जैसे कि नेशनल फ्लैग की, कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल एंथम की, इंडिया के मैप की, या आप कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करते हो। इस एक्ट के तहत अगर आप हमारे नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करते हो, जैसे कि अगर आप नेशनल फ्लैग को ड्रैपरी वगैरह के लिए, मतलब ये उड़ा देते हो किसी भी फॉर्म में, है ना, चाहे जो भी हो, एक्सेप्ट इन स्टेट फ्यूनरल्स। कोई स्टेट फ्यूनरल है तो एक अलग की बात है, या आर्म्ड फोर्सेस की बात है जो हम देखते रहते हैं, दूसरे कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्यूनरल्स की बात अलग है। ठीक है, इनके अलावा अगर किसी को आप पहनाते हो तो ये अपमान माना जाएगा। स्टेट फ्यूनरल्स जो है वो होती हैं जब लोग जो हैं जो जिनकी ऐसी ऑफिस हो, मतलब ऐसा वो पोस्ट होल्ड करते हो, जैसे प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, ऐसा कोई पोस्ट होल्ड करने वाला अगर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर ही जो है उनको तिरंगा वगैरह उड़ाया जाता है, ऐसा होता है। स्टेट फ्यूनरल्स का मतलब ये होता है। अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की बात करें तो ये लॉज के साथ में, प्रैक्टिसेस के साथ में, कन्वेंशन के साथ में डील करता है जो अप्लाई होते हैं टू डिस्प्ले ऑफ ए नेशनल फ्लैग ऑल्सो स्टेट द सेम ऑन ड्रैपिंग फ्लैग ओवर द बॉडी, है ना। ये जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002 का, ये भी सेम बात कहता है, जो डेड बॉडी पे ऊपर जो ये किसी भी फॉर्म में जो ड्रैपिंग होती है उड़ा देते हैं फ्लैग को, उसको लेके। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A ये कहता है to abide by the constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem, कि भैया तुम कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के साथ तो चलो, उसके नेशनल फ्लैग की इज्जत करो, उसके नेशनल एंथम की इज्जत करो, है ना, हर चीज के हिसाब से चलो। तो ये कुछ बवाल हुआ, मैंने आपको बता दिया क्या हुआ एक्चुअल में। अब आउटकम बेस्ड बजटिंग के बारे में बात करते हैं, आउटकम बेस्ड बजट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए झारखंड ने रखा पहला अपना फर्स्ट आउटकम बेस्ड बजट को, है ना, पहले आउटकम बेस्ड बजट को। अब आउटकम बेस्ड बजट क्या करता है, ये मेजर करता है आउटकम्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड वेदर द मनी हैज बीन स्पेंट फॉर द पर्पस इट वाज सैंक्शन। ये देख रहे हो आउटकम का मतलब क्या है, क्या रिजल्ट निकला, है ना। तो इस बजट का यही रूल होता है कि जो पैसा जिस चीज के लिए दिया गया था क्या वो उस चीज के लिए यूज हुआ कि नहीं हुआ,
इसको ये दिखाता है। इसके अंदर हर एक मिनिस्ट्री जो एक सेक्टर को हैंडल कर रही हो उसको जरूरत होती है कि एक प्रिलिमिनरी आउटकम बजट को ये प्रेजेंट करे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने, विच कंपाइल्स देम। इससे मदद ये होगी कि एक कोरिलेशन पैदा होगा ना कि भाई इतना हमने पैसा इसके लिए अलग रखा था, आउटले किया था, और आउटपुट कितना निकला, है ना। अब आउटले और आउटपुट का मतलब क्या होता है कि अमाउंट दैट इज प्रोवाइडेड फॉर अ गिवन स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट, जिस स्कीम के लिए जितना पैसा दिया जाता है उसे बोलते हैं आउटले। आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब होता है मेजरेबल प्रोडक्ट ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटीज एक्सप्रेस इन द फिजिकल टर्म्स, है ना, जिसे हम मेजर कर सकते हो फिजिकल टर्म में, उसे हम बोलेंगे आउटपुट, कि क्या निकल के आए। और आउटकम का मतलब क्या होता है कि ये आउटपुट से भी आगे मतलब इसमें सब क्वालिटी, इफेक्टिवनेस, गुड्स की, सर्विसेज की क्या आउटकम निकला एक्चुअली में, है ना, ये हो गया। तो फिजिकल में देखते हैं क्या आउटपुट निकला, इनपुट डाला आउटपुट निकला, लेकिन आउटकम का भैया रिजल्ट निकल के आया सामने, ठीक। फिर ये बात नो कॉन्फिडेंस मोशन की। तो हुआ क्या कि हरियाणा की सरकार ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करा असेंबली के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस नाम से कुछ भी नहीं मेंशन है ना, बल्कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो फ्रेम करे गए बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ये प्रोवाइड करते हैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को। आर्टिकल नंबर 164 पार्ट 2 कहता है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टू लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता ही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। और कोई भी मेंबर अगर असेंबली का इसको ऐसा लगता है कि सरकार जो पावर में है वो मेजॉरिटी से नहीं है, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को यहाँ पे कर सकता है मूव। और मेंबर को यहाँ पे जरूरत होगी कि आप कोई रीजन वगैरह ना भी दें तब भी चलेगा, ठीक है ना। द मेंबर नीड नॉट गिव अ रीजन फॉर मूविंग एनसीएम। एनसीएम कैन बी मूव अगेन इंटायर सीओएम ओनली। जो ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है ये पूरे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही आप मूव कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएशन है अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में, है ना, कि सपोर्ट को लेके मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। टू एडमिट एनसीएम फॉर लोकसभा सपोर्ट कम से कम 50 मेंबर का लोकसभा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तभी ये आएगा। स्पीकर उसके बाद एक बार उनको सेटिस्फैक्शन मिल गई तो मोशन को यहाँ पे जो है मोशन देखते हैं, पहले मोशन ऑर्डर में है, स्पीकर देखते हैं और फिर हाउस से पूछते हैं कि क्या मोशन को अडॉप्ट करा जाए। अगर मोशन को एक्सेप्ट कर लिया गया तो पार्टी जो भी पावर में है वो उसे अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना पड़ेगा। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या होता है मालूम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है ऑफिस से। मोदी जी वाले केस में तो आपको याद ही होगा ना। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक प्ली फाइल करी है कह के कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल है उससे और इलीगल चीजें बढ़ रही हैं, इलिसिट मतलब इलीगल फंडिंग बढ़ रही है पॉलिटिकल पार्टीज की शेल कंपनीज के माध्यम से, है ना, खोखली कंपनीज होती हैं ये, इनके थ्रू खाली पैसा इधर से उधर कराया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करी जाती है। काफी अच्छे से हमने कई बार इसको बताया है। पहले क्या था कि एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन ने भी इस बारे में कुछ अपने कंसर्न जताए थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, क्योंकि इससे ब्लैक मनी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था पॉलिटिकल फंडिंग में। तो अब बात आती है कि क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। देखिए ये इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि आप कोई बिना बताए जाके डोनेशन कर दे पॉलिटिकल पार्टीज को, है ना, ये एक प्रोमिसरी नोट की तरह कह लीजिए, इसे रिजेंबल करते हैं। कौन खरीदता है इन बॉन्ड्स को? देश का कोई भी नागरिक या ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारे देश के अंदर हो। तीसरे नंबर पे कितने कितने रुपए के होते हैं? 1000 के, 10,000 के, 1 लाख के, 1 मिलियन के, 10 मिलियन के, है ना, ये परचेज करे जा सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहां से। कब ये खरीदे जाते हैं? ये तब खरीदे जाते हैं जब मतलब आप कह लो अवेलेबल फॉर परचेज फॉर 10 डेज ईच इन जनवरी, भाई हर दिन जनवरी के 10 दिन तक, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में, ठीक है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। कब तक चलेंगे, लाइफ स्पैन क्या है? तो इनको आप रिडीम कर सकते हो इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज सिंस इश्यूएंस। जब से आपने लिए तब से 15 दिन के भीतर आप इसको जो भी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहते हो उनके अकाउंट में आप दे दो। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे डिनोमिनेशन डोनेशन ले सकती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू?
देखो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने कम से कम 1% वोट तो पाया हो पिछली लास्ट लोकसभा में या स्टेट असेंबली इलेक्शन में, या रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दीज टॉपिक्स। अब यहाँ कुछ जो मिस्टेक हो गई थी, हमने जो आपको पहली वाली मैगजीन पढ़ाई है ना, May to Jan वाली 2021 की PT 365, उसमें जो मिस्टेक्स है वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। समझ लीजिए आर्टिकल 1.1 जो वहाँ दिया है उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की जो वहाँ पे बात करी है ना, एक इन्फोग्राफिक दिया हुआ है वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में, इसका टाइटल है इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो ईयर दिया है शंकर प्रसाद केस का वो वहाँ पे 1961 दिया है ना, वो जो करेक्ट ईयर है वो 1951 है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद वहाँ पे एक आर्टिकल नंबर 3.2 दिया हुआ है, इसके अंदर बोरिंग पार्ट जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की है उसमें एक इन्फोग्राफिक है जिसका टाइटल है बोरिंग पावर और सेंटर एंड द स्टेट्स। तो वहाँ पे दिया है कि स्टेट बोरिंग पावर जो है वो दी जाती है अंडर 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो करेक्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल है 293 है ना, तो कुछ मिस्टेक्स हुई हैं इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। फिर आर्टिकल नंबर 4.2 की बात करूं, वहां पे जो दिया है उसके अंदर जो मैकेनिज्म है इन्वेस्टिगेट करने का चार्जेस को अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, तो एक टेबल बनाया है वहां पे ये मेंशन है कि जो रिमूवल प्रोसीडिंग्स हैं एज पर द आर्टिकल नंबर 124 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें जो है वो ये है कि रिमूवल प्रोसीजर जजेस के लिए ये गाइडेड है बाय आर्टिकल नंबर 124 पार्ट 4, बट डिटेल्ड प्रोसीजर जो है वो पूरी तरह से डिटेल्ड प्रोसीजर मेंशन है जजेस इंक्वायरीज एक्ट 1968 के अंदर। उसके बाद वहाँ आर्टिकल नंबर 8.7 में है इंटरनेट शटडाउन, तो वहाँ जो इन्फोग्राफिक है उसका टाइटल है प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन। वहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ रिव्यू कमेटी एट सेंटर एंड स्टेट लेवल हैज बीन इंटरचेंज, मतलब वहाँ पे जो हुआ क्या है सेंट्रल और स्टेट लेवल की जो एक बनी हुई थी पूरी रिव्यू कमेटी के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेंटर वाली स्टेट में आ गई थी, स्टेट वाली सेंटर में आ गई थी। ठीक है, तो ऐसे दिया था कुछ रिव्यू कमेटी, तो मैंने भी पढ़ाया है तो उसको जो है हम तुरंत क्षमा मांगते हैं उसके लिए आपसे। तो ये है सेंट्रल लेवल, उसके बाद ये है स्टेट लेवल। तो दोनों को समझ लीजिए कि सेंट्रल लेवल के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स होते हैं और टेलीकम्युनिकेशंस होते हैं, और स्टेट लेवल पे इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लॉ या लीगल रिमेम्बरेसर इन चार्ज लीगल अफेयर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होते हैं अदर देन द होम सेक्रेटरी। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा तो वहाँ पे सही रहेगा। वैसे मैं इस अलग से वीडियो को उसी प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा उससे कुछ फ़ायदा मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।